उत्तर प्रदेश की लोकसभा में हिस्सेदारी 80 सीट्स की है। यहाँ एक जिला है बिजनौर। बिजनौर में 2 संसदीय सीटें पड़ती हैं, जिसमें एक सीट बिजनौर सीट है तो दूसरी सीट है नगीना। नगीना पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। नगीना लोकसभा सीट दरअसल अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन और मुख्य रूप से अखिलेश यादव नगीना की लोकसभा सीट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के लिए छोड़ देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट आने के बाद एक्स पर नगीना और चंद्रशेखर आजाद ट्रेंड करने लगे। कारण यही था कि अखिलेश यादव ने नगीना से मनोज कुमार को उतार दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में आज का चर्चा का विषय यही है कि अब चंद्रशेखर आजाद आगे क्या कदम उठाएंगे। मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना देना और अब समाजवादी पार्टी का अपना उम्मीदवार उतार देना, क्या यह संकेत है कि बड़ी बड़ी पार्टियां बहुजन विचारधारा के नए चेहरों को मौका देने से डरती हैं? भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली भगत ना हो, लेकिन लगता यही है कि दोनों की पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी चंद्रशेखर आजाद की पकड़ बहुजनों और विशेषकर दलितों पर मजबूत ना होने पाए। अब तक चर्चा यह भी थी कि अगर सपा अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारती है तो चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को आजाद को टक्कर देने के लिए इस सीट से मौका देंगे। हालांकि बसपा की तरफ से अभी इस सीट के उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक बार जान लेते हैं क्या है नगीना का जातीय समीकरण और यहाँ का चुनावी इतिहास कैसा रहा है। साथ ही जानेंगे बिजनौर का आजादी के बाद से राजनीतिक गणित कैसा रहा। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कहा जाता है हमारे देश भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा था, लेकिन एक तथ्य जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे, शकुंतला और दुष्यंत जो भरत के माता पिता थे, उनकी मुलाकात यूपी के जिले बिजनौर में ही हुई थी। अपनी ऐतिहासिक अहमियत रखने वाला ये जिला और भी दिलचस्प राज छुपाए हुए है। कहा जाता है श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से कौरवों को समझाने में असफल रहे तो वो लौटते वक्त कौरवों की 56 मानों को ठुकरा कर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आए थे, जो महाभारत काल में गंगा के तट पर बना हुआ था। इसी जगह को हम आज बिजनौर के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में अकबर के नवरत्न अबुल फजल और फैजी दोनों इसी जगह खेलकर बड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस जगह की डाइवर्सिटी यहाँ के लोगों को विरासत में मिली है, जिसे यहाँ की सियासत ने भी आत्मसात कर लिया है। यही वजह है कि इस संसदीय सीट से चाहे कोई निर्दलीय चेहरा चुनाव लड़े या कोई दल, बिजनौर ने संसद जाने का मौका सबको दिया है। इससे पहले कि हम बिजनौर का चुनावी इतिहास खंगालने लगे, एक बार एक नजर नगीना के जातीय मतदाताओं पर। नगीना की सीट पर कुल वोटर तकरीबन 17 लाख हैं, पुरुष 9 लाख, महिला 8 लाख। 2019 के चुनाव में मलूक नागर बसपा से सांसद चुने गए थे, जिन्हें 5,56,556 वोट मिले। दूसरे पायदान पर बीजेपी के कुंवर भारतेंदु सिंह रहे, जिन्हें 4,86,362 वोट मिले। तीसरे पर कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी 25,833 वोट के साथ थे। नगीना संसद सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 11,42,000 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 72% आंकी जाती है। बाकी शहरी मतदाता हैं, लगभग 4,41,967, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 27.9% बनते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो एससी मतदाता यहाँ पर 3.5 लाख हैं। कुल जोड़ यह है कि यहाँ मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, जो 43% हैं, और एससी वर्ग के लोग लगभग 22% के आसपास हैं। आगे की बात हम आजादी के बाद से शुरू करें तो पता चलता है कि पहले के 2 चुनाव जो बिजनौर में हुए, उन दोनों को कांग्रेस ने जीता था। उसके बाद पहली बार 1962 में एक निर्दलीय चेहरे को यहाँ की जनता ने संसद भेजा, और ये निर्दलीय चेहरा थे आर्य समाज के प्रचारक प्रकाश वीर शास्त्री। 1967 आते आते कुछ बदलाव किए गए। परिसीमन के बाद यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दी गई। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा आयोग है जो हालिया जनगणना के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को रिवाइज करता रहता है। परिसीमन के बाद कांग्रेस एक बार फिर इस सीट पर काबिज हो जाती है और एक कब्जा इमरजेंसी तक लगातार चलता रहता है। फिर साल आता है 1977, चुनाव होने थे। जनता में आपातकाल लगाने को लेकर रोष था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और जेपी आंदोलन अपना काम कर चुका था। जनता पार्टी का निर्माण और लालू प्रसाद, मुलायम सिंह
नीतीश कुमार जैसे तमाम युवा नेता सड़कों पर जनसैलाब के साथ पाला पलटने के लिए निकले हुए थे। नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी की लहर ऐसी आई जिसे हाथ का पंजा समेट न सका और बिजनौर हाथ से छिटक गया। साल 1984 आया और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। नतीजतन सहानुभूति स्वरूप कांग्रेस के चौधरी गिरधारी लाल यहां से सांसद चुन लिए गए। कुछ ही दिन बीते थे, चौधरी साहब का निधन हो जाता है और बिजनौर में उपचुनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उपचुनाव को जीतना अब एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। कांग्रेस इसलिए जीतना चाहती थी कि लहर बरकरार रखी जा सके, वहीं विपक्ष इसे जीतकर यह दिखाना चाहता था कि 84 की जीत केवल सहानुभूति के भरोसे की जीत थी। इस सब के मद्देनजर कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बनाया पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज छोड़कर राजनीति में आई थी। उनके सामने थे लोकदल के हाजीपुर से 1977 और 1980 में सांसद रहे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान 1977 में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। जब ये सब हो रहा था, उस वक्त नेपथ्य में कांशीराम की अगुवाई में दलितों की गोलबंदी का दौर शुरू हो चुका था। बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी। नतीजतन बसपा से यहाँ उम्मीदवार थीं खुद सुश्री मायावती। मुकाबला बहुत नजदीकी वाला तब साबित हुआ जब मायावती ने 61,504 वोट हासिल कर दिखा दिया कि भविष्य की सियासत का एक दमदार चेहरा तैयार हो रहा है। हालांकि मुकाबले में जीत मीरा कुमार को मिली, जो करीब 5300 वोटों से ही रामविलास पासवान से चुनाव जीत गई थी। मायावती 1989 के जनादेश के लिए एक बार फिर यहां आईं और इस बार बिजनौर की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया। मायावती अब संसद पहुंच चुकी थी। अब दौर आ पहुंचा था मंडल और कमंडल का। कमंडल की राम लहर चली और 1991 में भाजपा के मंगल राम प्रेमी ने मायावती को करारी मात दे दी। मायावती ने फिर कभी यहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 1996 और 1999 में बिजनौर से फिर भाजपा को जीत मिली, जबकि 2004 में आरएलडी को पहली बार इस सीट पर संसद में जगह दे दी गई। 2008 आते आते लोकसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन होता है और 2009 में बिजनौर की सीट अनरिजर्व्ड कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप हुआ यूं कि यहाँ का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। संख्या के लिहाज से इस सीट से मुस्लिम वोटर किंग मेकर है, लेकिन 1957 के बाद किसी मुस्लिम चेहरे को नुमाइंदगी का मौका कभी नहीं मिल सका। 2009 आते आते वोटों में बिखराव शुरू हो गया। भाजपा आरएलडी गठबंधन से संजय चौहान चुनाव लड़े तो बसपा ने शाहिद सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाकर दलित मुस्लिम समीकरण पर नजर गड़ानी शुरू कर दी। कांग्रेस की तरफ से इस साल चुनावी मैदान में थे सईद जम्मा। आंकड़े बताते हैं ये लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच हुई और 28,000 वोट से जीत मिली आरएलडी को। कांग्रेस को 85,000 वोट मिले और शाहिद सिद्दीकी की राह यहां बंद हो गई। अगले चुनाव होने थे 2014 में। सांप्रदायिक दंगों में मुजफ्फरनगर जल रहा था। हर हाल में सत्ता में आने के लिए हर तरफ खून बहाने को तैयार सांप्रदायिक ताकतें तैयार घूम रही थीं। नतीजतन ध्रुवीकरण की लहर में होता कुछ यूं है कि भाजपा 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाती है। आरएलडी की जयाप्रदा को सिर्फ 24,000 वोट ही मिल पाते हैं। यहां से अगला चुनाव मुस्लिम दलित समीकरण पर होना तय हुआ और तय हुआ कि 2019 में सपा बसपा आरएलडी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा हुआ भी। समीकरण बना जो बसपा के गुर्जर प्रत्याशी मलूक नागर के पक्ष में चला गया। मोदी आंधी के बावजूद भी भाजपा लगभग 70,000 वोट से चुनाव हार जाती है। वहीं कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। लेकिन 2024 का चुनाव पहले किसी भी चुनाव से थोड़ा अलग है। सत्ता की भूख में चूर और अपना जमीर बेच चुके वो नेता जो खुद को बहुजन विचारधारा का कहकर बहुजनों के हक की मलाई चाटते रहे, आखिरकार बीजेपी में शामिल होकर ये साबित कर चुके हैं कि चुनाव जाति धर्म पर होता है तो होता रहे, हम इसका फायदा लेते रहेंगे। इसके कई उदाहरण हैं और इसी में एक है आरएलडी। आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने ओम कुमार को नगीना लोकसभा की सीट से मैदान में उतारा है। फिलहाल ओम कुमार नटहौर से विधायक हैं और 12वीं तक पढ़े हैं। आरएलडी सामाजिक समीकरणों के साथ ही गैर मुस्लिम और विपक्ष में वोटों के बिखराव की संभावनाओं पर अपना गणित सजाने में लगी हुई है। सपा की नजर यहां मुस्लिम वोटरों के साथ पिछड़ों को साधने पर है तो बसपा की उम्मीद अपने कोर दलित वोटों के साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने पर है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद कहीं बड़े नेता ना हो जाएं? इसका डर अखिलेश यादव और मायावती को सता रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।